आवाज आ रही है। चलो, आज का हमारा टॉपिक है। हमने पिछले लेक्चर में एटॉमिक रेडियस पढ़ा था। आज हम आयोनिक रेडियस पढ़ने वाले हैं। आज हम आयोनिक रेडियस पढ़े। आज का हमारा टॉपिक है आयोनिक रेडियस। क्या टॉपिक है? आयोनिक रेडियस। अगर कोई एटम आयोनिक फॉर्म में है तो उसका रेडियस कैसे देखना है? हमारा टॉपिक है आयोनिक रेडियस। ठीक है। चलो, पहले आते हैं आयंस बनिए क्या है। ये एक न्यूट्रल कोई एटम मान लो ये हमारा है एक न्यूट्रल एटम। ये एक न्यूट्रल एटम। अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बनाएगा? एनायन का फॉर्मेशन करेगा। मान लो इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो केटायन का फॉर्मेशन करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? ये केटायन। और ये हमारा हो जाएगा एनायन। ठीक है। न्यूट्रल एटम बोलते हैं, इसी को हम पेरेंट एटम भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों का पेरेंट इससे ए से ही ए माइनस बना है, ए से ही ए पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा? अब हमसे पूछा जाए कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो साइज क्या होगा? हमें पता है इलेक्ट्रॉन बढ़ने से शील्डिंग बढ़ती है और शील्डिंग बढ़ने से साइज बढ़ जाती है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव की वैल्यू होती है जेड माइनस सिग्मा। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्या मतलब? अगर कोई पेरेंट एटम होगा, अगर उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया या गेन किया, उसका जेड जेड क्या होता है? इस जेड को हम क्या बोलते हैं? ये जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बदलेगा नहीं, ये तो फिक्स। तो बदलेगा क्या हमारा? सिग्मा। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ना है तो रिपल्शन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने से क्या होगा? अगर किसी चीज में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होता है? शील्डिंग बढ़ती है, शील्डिंग बढ़ने से रिपल्शन बढ़ता है। मतलब शील्डिंग बढ़ने से क्या होगा? ये सिग्मा तुम्हारा क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बढ़ने से सिग्मा बढ़ जाए। इसका मतलब है कि साइज क्या होने वाली? हमारा जेड इफेक्टिव क्या आएगा? अट्रैक्शन। जेड इफेक्टिव घट जाए क्योंकि सिग्मा बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव हमारा क्या होगा? तो हमारा जो जेड इफेक्टिव वो क्या हो जाएगा? वो हमारा डिक्रीज कर जाएगा। और जेड इफेक्टिव डिक्रीज करने का मतलब क्या है? कि अट्रैक्शन क्या हो गया? अट्रैक्शन घट गया। अट्रैक्शन घटने का मतलब साइज क्या हो गई तुम्हारी? बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसमें शील्डिंग बढ़ रही है। और अगर शील्डिंग बढ़ रही है मतलब उसकी साइज क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब है कि जो एनायन होगा वो पेरेंट एटम से बड़ा होगा। अगर केटायन पे आ जाए, केटायन पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव आएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट रहे हैं। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घटेंगे तो हमारा सिग्मा क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और सिग्मा घटेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। मतलब इसका जस्ट उल्टा, मतलब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और अट्रैक्शन बढ़ने से साइज छोटी हो जाती है। तो क्या होगा फिर? ए प्लस इससे छोटा होगा और ए माइनस इससे जस्ट बड़ा होगा। इसका मतलब है ए माइनस होगा, फिर पेरेंट एटम होगा, सबसे लास्ट में कौन आएगा? केटायन। इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है तो निगेटिव चार्ज के बढ़ने से क्या होगी? इसको आगे करते हैं। तो एक पॉइंट निकल के आया कि अगर किसी एटम पे निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, अगर निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो निगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज बढ़ जाएगी। और अगर ये कहा जाए कि किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, एंड वाइस वर्सा भी लिख सकते हो। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब शील्डिंग कमजोर हो रही है, शील्डिंग कमजोर हो रही है मतलब साइज डिक्रीज कर रही है। तो ये समझ में आया। मान लो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तुमसे कहा गया बताओ O+2, ओ, O-2, O-, O+,
तुमसे कहा जाए इसका आयोनिक रेडियस बताओ, क्या पूछ रहा है हमसे? तुमसे इसका पूछ रहा है कि एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताओ। आयोनिक रेडियस हमें पता है, सब एक ही एटम से बने हुए हैं। सबका पेरेंट एटम कौन है? सबका पेरेंट एटम है ऑक्सीजन। ये पेरेंट एटम है। हमने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज घटेगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ी साइज O-2 की होगी। उस पे दो नेगेटिव है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा? शील्डिंग बढ़नी बड़ी होगी। फिर O+ और छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन घटने से शील्डिंग क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, एटॉमिक इफेक्टिव बढ़ जाएगी। इसका मतलब ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा। मान लो क्वेश्चन ऐसा आया, मान लो कोई क्वेश्चन आया है, अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तुम्हें दिए गए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं? ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या सेम हो। अगर तुम्हें कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज गिवन हो और तुमसे पूछा जाए कि बताओ इनकी साइज का ऑर्डर क्या होगा, सपोज डेट लिखा जाए कार्बन -4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन नियॉन, ये सब क्या है? Na पॉजिटिव। ये सब क्या है? Mg+2। फिर कहा जाए एल्यूमिनियम +3। फिर कहा गया सिलिकॉन +4। ये सब क्या है? ये सब के सब हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में कहा जाए कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलेंगे? इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सेम सेम होंगे। तो आपसे कहा जाए इसकी साइज बताओ, तो पहला काम है हमारा क्या निकाल, हम पता कर लेंगे पहले कि जेड इफेक्टिव क्या है। जेड इफेक्टिव का फार्मूला क्या होता है? जेड इफेक्टिव होता है Z-सिग्मा। अब बताओ, अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसका इलेक्ट्रॉन सेम का मतलब क्या सेम होगा? जेड या सिग्मा। इलेक्ट्रॉन सेम होने से शील्डिंग क्या हो जाएगी? ये जो शील्डिंग है आपकी, ये सिग्मा क्या होती है? ये तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उनके इनर कोर और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। तो सब एक शील्डिंग क्या लगाएंगे? सब एग्जैक्ट इक्वल लगाएंगे। इसका मतलब है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिग्मा कांस्टेंट है, ये बदल ही नहीं रहा है। इसका मतलब बदल ये रहा कौन? जेड। और जेड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कार्बन के पास कितने प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन तो सबके पास 10 है। 6 4 10 7 3 8 2 9 1, ये 10 11 से निकला, इससे 2 निकला, इससे 3 निकला, इससे 4 निकला। अच्छा, ये तो सिग्मा तो सेम हो गया। अब जेड देखो, जेड जेड किसका ज्यादा है? जिसका जेड ये तो फिक्स है ना, तो जिसका ये ज्यादा होगा उसका जेड इफेक्टिव भी ज्यादा होगा। अब बताओ जेड किसका ज्यादा है? जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके पास ज्यादा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। मतलब सिलिकॉन का जेड कितना है? इसका जेड 14 है, इसका जेड 13 है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका 11 है, इसका 10 है, इसका 9, इसका 8 7 6। इसका मतलब जिसका जेड ज्यादा होगा, अगर जेड बढ़ना चालू करेगा तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ना चालू करेगा। इसका मतलब जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा और उसकी साइज छोटी होगी। इसका मतलब सबसे छोटा कौन होगा? फिर सिलिकॉन। फिर इसके पास 13 प्रोटॉन, इसमें थोड़ा कम अट्रैक्शन होगा। इसके पास 12 प्रोटॉन, इसमें और थोड़ा कम होगा। सबसे मिनिमम अट्रैक्शन होगा कार्बन में, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे कम है। इसका मतलब सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? जिसमें अट्रैक्शन सबसे कम होगा। इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर एटॉमिक साइज का। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में किस बात पे डिपेंड करता है? जेड पे, क्योंकि सिग्मा तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ले सकते हैं। Cl- ले लें,
सल्फर -2 ले ले, फास्फोरस -3 ले ले, आर्गन ले ले, पोटेशियम प्लस ले ले, कैल्शियम +2 ले ले, स्कैंडियम +3 ले ले। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन। हमसे पूछा जाए इसकी एटॉमिक साइज कौन है, जब सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे तो जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा, क्योंकि इनमें शील्डिंग क्या होनी है, इन सब में शील्डिंग क्या होनी है, इन सब में, इन जितने भी एलिमेंट है यहाँ पे, इन सब की शील्डिंग क्या है, इन सब का सिग्मा तो सेम, इन सब का सिग्मा तो सेम होगा। हमें पता है कि जेड इफेक्टिव क्या, हमें पता है कि जो जेड इफेक्टिव होता है वो जेड माइनस सिग्मा होता है। जब सिग्मा कांस्टेंट हो गया, जिसका जेड ज्यादा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसकी साइज छोटी होगी। मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव, स्कैंडियम के पास प्रोटॉन कितने हैं, 21 स्कैंडियम, इसके पास 20, इसका जेड कितना है, इसका तो 20 है, इसका तो 21 है, इसका तो पता है 19 है, इसका 18, इसका 15, इसका 16 और इसका 17। सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, सबसे बड़ी साइज होगी इसकी, जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे कम होंगे उसकी साइज क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब बताओ सबसे बड़ा कौन होगा, फिर P-3, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, कम होंगे तो अट्रैक्शन कम होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा। फिर कौन आएगा, सल्फर, क्योंकि इसके पास 16 प्रोटॉन है। फिर कौन आएगा, Cl-, क्यों, इसके पास 17। फिर कौन आएगा, आर्गन, इसके पास 18। फिर कौन आएगा, K+, पोटेशियम के पास 19 प्रोटॉन है, और अट्रैक्शन बढ़ गया। कैल्शियम +2 20 प्रोटॉन और ज्यादा बढ़ गया। स्कैंडियम +3, इसके पास 21 और ज्यादा प्रोटॉन्स क्या हो गए, बढ़ गए। इसका मतलब इसकी साइज घट गई। चलो अब आते हैं कुछ और। तो हमसे कहा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट केटायन कौन है, स्मॉलेस्ट, मैं मोनोकेटायन की बात कर रहा हूँ, जिसके पास सिंगल केटायन, स्मॉलेस्ट मोनोकेटायन मतलब सिंगल केटायन, सबसे छोटा केटायन जो साइज में हो वो कौन होगा, वो H+ होगा, इससे छोटा तो कुछ होता नहीं। अच्छा बताओ सबसे छोटा एनायन कौन होगा, स्मॉलेस्ट मोनो एनायन, जिसे केटायन लिखो वैसे ही मोनो, स्मॉलेस्ट लिखो। बताओ, मैं पता है कि हम अगर लिथियम से चालू करें चलना तो कहाँ तक जाएंगे, F, हमें पता है पीरियड में जाने पे यहाँ तक साइज घटती है। तो यहाँ पे F- आएगा, यहाँ पे Cl- आएगा, यहाँ पे Br- आएगा, और यहाँ पे I-। हमें पता है कि पीरियड में जाने पे साइज क्या होती है, घटती है, घटते 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 सबसे छोटा कौन है, F-, क्या होगा सबसे, सबसे स्मॉलेस्ट एनायन तुमसे पूछा जाए तो तुम क्या बताओगे, F-। अगर हमसे ये पूछ ले सबसे बड़ा एनायन, लार्जेस्ट मोनो एनायन कौन होगा, लार्जेस्ट मोनो एनायन कौन होगा, I- होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते जाते साइज क्या होगी, बढ़ने लगेगी, नीचे जाने पे साइज क्या होगा, साइज बढ़ती है। तो सबसे बड़ा कौन सा एनायन होगा फिर, सबसे बड़ा एनायन मोनो एनायन कौन होगा ये। और सबसे लार्जेस्ट केटायन की बात की जाए तो क्या होगा बताओ, पूरे पीरियोडिक टेबल में मोनो केटायन कौन होगा हमारा, सीजियम+ होगा। सीजियम कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे लिथियम के नीचे, वो जिधर ना। इसका मतलब है कि अगर हमसे सबसे छोटा केटायन पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, हम क्या बताएंगे, ये बताएं। ठीक है, मैं मोनो की बात कर रहा हूँ, मोनो, ठीक है, जिसपे एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव चार्ज। चलो कुछ तो ये हो गए। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगर हमसे कहा जाए बताओ F-,
Cl माइनस, Br माइनस और I। इनमें सबसे बड़ा कौन साइज, बताओ। मैं बताया कि ये सब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, तुम कहाँ पे जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। या ऐसा पूछ ले, लिथियम प्लस सोडियम प्लस या के प्लस, फिर पोटेशियम के बाद कौन आता है, तो बता, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, फिर सीजियम, ऐसे आते हैं। ये तो पता है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या होती जाएगी, साइज तो बढ़ती ही जाएगी, ऑर्डर तो यही रहेगा ना। अगर इनका पूछा जाएगा, इनका तो ऑर्डर यही रहेगा। लेकिन अगर हमसे ये पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, अगर हमसे पूछ लिया जाए एल आई प्लस, हमसे पूछा जाए एल आई प्लस एन ए प्लस, फिर इधर है बेरिलियम प्लस टू ना, इधर कौन है, मैग्नीशियम प्लस टू, बेरिलियम के बगल में कौन होता है, बोरान, और यहाँ कौन होता है, एल्यूमिनियम प्लस थ्री। अगर हमसे इसकी साइज पूछी जाए, बताओ कि इनकी साइज का ऑर्डर क्या हो। नहीं, इनकी बस इस चार की बताओ, इस चार की, इन चारों की साइज का ऑर्डर क्या हो। हमें क्या लग रहा है कि पीरियड में जाने पे साइज बढ़ती घटती है, सबको पता है पीरियड में जाने पे साइज घटती, ठीक है, और डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ती है। डाउन द ग्रुप आने पे साइज क्या होती है, चल इधर आने पे साइज क्या होगी, बढ़ेगी। इधर आने पे साइज क्या होगी, बढ़ेगी। इधर जाने पे साइज घटती है, इधर जाने पे साइज घटती है। तो क्या लग रहा है, क्या तुम ऐसा लिख दो कि मैग्नीशियम प्लस टू छोटा होगा किससे, ये बात तो सही है ना, एम जी प्लस टू छोटा होगा किससे, Na प्लस। ये तो हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। इसके पास 12 प्रोटॉन है, इसके पास 11 प्रोटॉन है, तो इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, इसमें अट्रैक्शन कम है, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इनकी शील्डिंग क्या होगी, सेम होगी। तो प्रोटॉन जिसमें ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो जेड इफेक्टिव से हमें क्या लेगा कि इसकी साइज क्या हो जाएगी, इससे छोटी है, ये तो ठीक। एक और है लिथियम प्लस, लिथियम प्लस बड़ा होगा इससे, बेरिलियम प्लस टू से, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 प्रोटॉन, इसके पास 4 प्रोटॉन, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा, इसमें अट्रैक्शन कम, तो इसलिए इसकी साइज बड़ी। लेकिन हमें अगर चारों का ऑर्डर लिखना हो तो फिर हम क्या लिखेंगे, क्या मैग्नीशियम प्लस सबसे पहले Na प्लस, क्या ऑर्डर ये होगा Na प्लस, क्या ऑर्डर ऐसा होगा Mg प्लस टू, फिर Li प्लस, फिर बेरिलियम प्लस टू, ऐसा ऑर्डर तो नहीं है, ऑर्डर ये नहीं है, तो फिर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्डर में थोड़ा सा वेरिएशन। देखो ये क्या है, ये वाला इधर जो है ये इससे बड़ा है, क्या है ये इससे बड़ा है क्या, तो मैं, लेकिन पता है ये मैग्नीशियम प्लस, नहीं ये उल्टा हो गया, ये ऑर्डर ऐसा, ऐसा लिथियम प्लस बड़ा है किससे, थोड़ा सा, मतलब इनके साइज में बहुत टफ कंपटीशन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डोमिनेटिंग। तो देखा क्या गया कि जब हम सोडियम से Na Mg+2 पर जाते हैं, तो यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे जो साइड साइज का डिक्रीमेंट है वो ज्यादा होता है। क्या होता है, साइज का डिक्रीमेंट ज्यादा होता है। लेकिन जब हम मैग्नीशियम प्लस टू से एल्यूमिनियम प्लस थ्री में आगे इधर प्रोसीड करते हैं, तो देखा गया है कि यहाँ पे जो साइज का डिक्रीमेंट है, साइज का डिक्रीमेंट थोड़ा कम होता है। क्या होता है, जो घटना जो घटी है वो ज्यादा यहीं पे घट गई, उसके बाद थोड़ा सा घटती है साइज, इसीलिए यहाँ ज्यादा घटने की वजह से लिथियम प्लस थोड़ा सा बड़ा है किससे,
मैग्नीशियम +2 से। और यहाँ पे साइज उतनी नहीं घट पाती, इसलिए यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं, यहाँ पे एल्यूमिनियम ही बड़ा है। किससे? यहाँ पे ज्यादा डिक्रीमेंट होता है, यहाँ पे कम होता है, इसलिए यहाँ पे साइज एल्यूमिनियम की ज्यादा है और यहाँ पे लिथियम की ज्यादा है। अब अगर हमें इसका ऑर्डर लिखना हो तो हम सबसे पहले तो Na+ लिखेंगे, क्योंकि सोडियम और मैग्नीशियम में लिथियम और सोडियम में तो सोडियम ही बड़ा है। सबसे बड़ा Na+ आता है, फिर Li+ आता है, फिर Mg+2 आएगा, फिर बेरिलियम+2 आएगा। तो हमें क्या समझ में आया कि लिथियम और मैग्नीशियम में लिथियम बड़ा है, ये याद रखना है। लेकिन एल्यूमिनियम और बेरिलियम में ये भी डायगोनली एक दूसरे के डायगोनल में, देखो ये एक दूसरे के डायगोनल में, मतलब बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, एल्यूमिनियम के जस्ट इक्वल होती है, इसी को तो हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। यहाँ पे लेकिन एल्यूमिनियम+3 बड़ा होता है, इससे बेरिलियम+2 से। तो ये ऑर्डर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये ऐसे होता है और ये ऑर्डर ऐसे होता है, ऐसे नीचे वाले भी, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ही चलते हैं। इसके नीचे भी जाओगे अगर, सोडियम के नीचे कौन आएगा, K+। तो ये जो ऑर्डर होगा ना तुम्हारा वो ऐसे ही है, फिर इधर क्रॉस ऐसे, फिर Na+ छोटा होगा इससे, ऐसे ही चलते, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, साइज का ऑर्डर आ गया, ऐसे हम देख लें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों, कि एल्यूमिनियम+3 बड़ा होता है बेरिलियम से और Li+ बड़ा होता है Mg+2 से। चलो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ F-, Cl-, Br-, I- और H- ले, क्या ले लिया जाए, हमसे H- ले लिया जाए। अब पूछा जाए कि बताओ इनमें साइज का ऑर्डर क्या होगा, बताओ क्या होगा, साइज का ऑर्डर क्या होगा बताओ। हमें क्या लग रहा है, H- सबसे छोटा होगा। हमें इसका ऑर्डर तो पता है, I- बड़ा होता है किससे, Br-, और Br- बड़ा होता है Cl- और Cl- बड़ा होता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन आ गया, अब हाइड्रोजन में क्या हो, पहले ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से जैसे ये कन्वर्ट हुआ किसमें, H- में गया। पहले इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन थे ना, और एक ही प्रोटॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, और लेकिन जैसे ये H- हुआ, इसके पास प्रोटॉन तो एक ही है, 1 प्रोटॉन, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, एक बढ़ गए। हमें पता है इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से क्या होती है, शील्डिंग क्या हो गई होगी, शील्डिंग बढ़ जाती है, क्या हो गई होगी, सिग्मा बढ़ गया होगा, सिग्मा बढ़ने से अट्रैक्शन कम पड़ गया होगा, तो क्या लग रहा है साइज उसकी बढ़ के कहाँ पहुंची होगी, इससे छोटी बड़ी होगी। ये ऑर्डर तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन अगर हाइड्रोजन आ जाएगा तब ऑर्डर ये नहीं है, तब ऑर्डर ऐसा है, सबसे बड़ा I-, मतलब हाइड्रोजन की साइज बढ़कर साइज ब्रोमीन से ज्यादा या अप्रॉक्स बराबर भी लिख सकते हो, ब्रोमीन से ज्यादा हो जाती है, फिर Cl- और H- आता है। तो एक ये भी याद रख, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हो सकता है ऐसा ऑप्शन हो कि H- अप्रॉक्स इक्वल है किसके, Br। एक इसको भी हमें याद रख, ये भी एक आयोनिक रेडियस का ऑर्डर है, ठीक है। चलो और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हाँ, अगर कंपाउंड ऐसा हो, मतलब कोई एटम ना हो, वो कंपाउंड फॉर्म में दिया, कंपाउंड फॉर्म में जैसे ऐसा दिया हो, मैंगनीज ऑक्साइड, फिर कहा जाए Mn2O3, बताओ इनमें तो ये पहला है, दूसरा कुछ और ले लिया जाए, FeO, Fe2O3, बताओ क्या होगा साइज। फिर हमसे कहा जाए CRO ले लो, Cr2O3 ले लो, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होता।
यहाँ पे एक और ऐड कर लो इधर, इसके साथ MnO2 भी ऐड कर लो। ये तीसरा है। चौथा कहा जाए, बताओ। PCl3 हो, PCl5 हो, इनमें ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, ये हमारे पास हमारे 4 क्वेश्चन है और हमें क्या बताना है इनमें। अगर हमसे साइज का ऑर्डर पूछ ले इनमें, तो फिर हमें क्या करना रहेगा? फिर हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से इसको हम सबके सारे मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे। हमें पता है ऑक्सीजन -2 और मैंगनीज पे कितना देगा, प्लस, क्योंकि कंपाउंड तो न्यूट्रल होगा। कंपाउंड क्या होगा, न्यूट्रल। हमें पता है ऑक्सीजन पे -2 आएगा, 3 2 -6। तो इधर क्या आएगा, न्यूट्रल होने के लिए 2 3 6 +3 आएगा। हमें पता है ऑक्सीजन -2 होता है, 2 2 -4, एक ही मैंगनीज है, तो कितना होना पड़ेगा, +4। हमने पता है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज घटती है, सब एक ही एटम। Mn+2, Mn+3, Mn+4। हमें पता है कि Mn+2 क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज घटती है, क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता है, शील्डिंग खराब होती है। तो साइज का ऑर्डर होगा ये। ठीक है, अब अगर हमसे पूछ लिया जाए, बताओ यहाँ किस किस Fe+2 आएगा, तो यहाँ पे Rn+2 में होगा। यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीजन -2 होगा। ठीक है, सही है ना। 3 2 6 और इस पे क्या आना है, 2 3 6, इस पे +3 आएगा। तो पता यहाँ +2 में है, यहाँ +3। तो बताओ साइज किसकी बड़ी होगी, +2 या +3 की? हमें पता है कि +2 की साइज बड़ी होगी, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा। बताओ CRO में -2 आएगा तो क्रोमियम पे कितना लेना पड़ेगा, +2। कंपाउंड न्यूट्रल होते हैं, ये -2 आएगा, 3 2 6, तो इस पे कितना आएगा, 2 3 से क्रोमियम +2, क्रोमियम +3। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज घटती है। PCl3 में पता है क्लोरीन -1 आएगा, तो इस पे कितना, 5 क्लोरीन 5 प्लस देंगे, इस पे -1 आएगा, 3 क्लोरीन 3 प्लस देंगे। अब क्या होगा, हमें पता है कि जिसपे पास पॉजिटिव चार्ज कम होगा उसकी साइज क्या होगी, क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर हम ऐसे ही आयनिक रेडियस को निकाल लेते हैं, अगर क्वेश्चन किस फॉर्म में, अगर क्वेश्चन कंपाउंड फॉर्म में दिया हो तो हम ऐसे साइन कर लेते। ठीक है, तो ये था हमारा आयनिक रेडियस जो फिनिश हुआ। और अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। ठीक है, चलो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।